गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास और वेट का डिफरेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। हालांकि हम किताबें पढ़ लेते हैं, सारे उसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि तुम्हारा वेट कितना है, तो वो बोलता है कि 50 kg। ठीक है, तो kg जो यूनिट है वो तो मास की यूनिट है, तो वेट को मास क्यों बोलते हैं, मास की फॉर्म में क्यों बोलते हैं। 50 kg तो मास की यूनिट है, तो मैं वेट को kg की फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं। इन सारी कन्फ्यूजन्स को आज के लेक्चर में हम दूर करेंगे। इस तरह से मेरे पास दो बॉल्स हैं। अब इन दो बॉल्स में एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है। ठीक, तो पहले ये माना जाता था, एरिस्टोटल के जो थॉट्स थे वो ये बोलते थे कि जो भारी वाली बॉल है ना वो पहले गिरेगी, ठीक, और जो हल्की वाली बॉल है वो बाद में गिरेगी। लेकिन ऐसा प्रूफ गलत कर दिया गया। किसने गलत किया था प्रूफ? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था, टावर पे चढ़ के एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, तो दोनों का टाइम सेम आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा, इस भारी वाली बॉल को और हल्की वाली बॉल को सेम हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगी। इट मीन्स दोनों में जो ग्रेविटी लग रही है वो क्या लग रही है, सेम ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दो बॉल्स हैं, एक का मास कम है। हाँ। तू गूगल कर रहा है क्या? नहीं, आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो जब बन रही है तो सिर्फ हम लॉन्ग वीडियो, हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। साइड पहले समझ ले। देख, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, टावर पे चढ़ा था, दोनों पत्थर फेंके थे। हैं? एरिस्टोटल साहब क्या बोलते थे कि जो बड़ा मास होगा वो पहले गिरेगा, और तुम सारे भी क्या बोल रहे हो, बड़ा मास पहले गिरेगा। देख लो, अब तुम्हारे सामने मैं गिरा रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखना अभी। ठीक है, नीचे देख लोगे? ठीक है, मैं तो सेम हाइट से गिरा रहा हूँ, एक साथ गिरे, एक साथ गिरे। सारे गलत हो गए। तुम लोग हाँ एक काम करते हैं, एक पेज लेते हैं, ये सही है कि नहीं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले आऊँ, एक कॉपी ले ली मैंने, और एक पेज ले लूँ, अगर इनको सेम हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो हम यही देखेंगे कि ये पहले गिर जाएगा और ये किस तरह से जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक, पेज में तो ऐसा हुआ। तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो थी, एयर फ्रिक्शन था, वो इस पर काफ़ी डोमिनेटिंग था। एयर रेजिस्टेंस पे ज़्यादा लग रहा था, इस पे भार के कारण उस रेजिस्टेंस को ये ओवरकम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले गिर जाएगा। तो भारी ऑब्जेक्ट क्या करता था, पहले गिर जाता था, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होता था वो धीरे धीरे गिरता था। ठीक है, इसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एयर को रिमूव कर दूं, अगर मैं एयर को बिल्कुल रिमूव कर दूं, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, इस पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो दोनों मास पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ऐसा गैलीलियो ने प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, तो सारा खेल है एयर रेजिस्टेंस का। तो एयर रेजिस्टेंस को जैसे ही अगर मैं वैक्यूम कर दूं, पूरा वैक्यूम कर दूं, और वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं ड्रॉप करता हूं सेम हाइट पे, तो सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं। ठीक है कि नहीं। अगर देख, अगर ऊपर मैंने इसके पेज रख दिया, ठीक है, अभी आपने देखा इसको मैं अलग अलग करके गिरा रहा था, तो पहले कौन गिर रहा था, ये गिरेगा, भारी है, और ये बाद में गिरेगा, क्योंकि इस पे क्या काम किया, एयर रेजिस्टेंस ने काम किया। हालांकि बॉल पे भी एयर रेजिस्टेंस ने काम किया था, लेकिन बॉल का एयर रेजिस्टेंस बड़ा कम था, दिखाई नहीं, इसलिए सेम टाइम पे, करीब सेम टाइम पे गिरा। बात समझ आएगी नहीं। लेकिन अब देख, इसके एयर रेजिस्टेंस का मैं स्कोप ही ख़त्म कर दूँ। अगर मैं इसको इस तरह से गिरा दूँ, इस तरह से गिरा दूँ, तो आप बोलोगे सर इसके वेट के कारण इकट्ठे गिरेंगे, फिर एक साथ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। अच्छा, इस तरह से गिराऊंगा, इकट्ठे गिरेंगे या उड़ जाएगा? उड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। हैं? थोड़ी देर बाद, अरे वो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। नीचे जाते जाते उठ जाएगा। बताना क्या होगा? हाँ जी, तुम भी बोलो कुछ। भाई साहब, फिजिक्स लगानी है थोड़ी सी। क्या इस पे अब एयर रेजिस्टेंस काम करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे वो है। तो उड़ना चाहिए क्या? नहीं उड़ना चाहिए। लेकिन गोलगप्पे वाले को क्या लगेगा, उड़ेगा?
तुम्हें भी लग रहा है, तुम में से किसी किसी को लग रहा है उड़ जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। गिराऊं? एक टाइम पे समझ आई? एक साथ गिरे, एक साथ। एयर रेजिस्टेंस लगा ही नहीं। इसके जो नीचे की एयर थी ना वो सारी खाली करता गया ये, इस पे एयर रेजिस्टेंस आया नहीं, इसको तो ऊपर उड़ना चाहिए था। बात समझ आई? ये सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। चलो अभी आपको मैं लिखवाऊंगा मास और वेट में डिफरेंस। तो इस तरह से कॉलम बना लो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पे। 9th वाले भी पढ़ते हैं और 11th वाले भी पढ़ते हैं। मास, दिखाओ बुक वाला भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। ये हाँ, मास नहीं, इससे हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे ना, और भी लिखेंगे। हाँ, मास और वेट में डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। मास और वेट का ऐसे कॉलम बनाएंगे ये, और मास में पहली लाइन लिखेंगे इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल मैटर। इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर, लिखो मैटर। इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। नीचे लिखो मास, इट इज़ डिनोटेड बाय एम। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, और यूनिट लिख दो इसकी केजी। यूनिट लिख दो इसकी केजी। वेट में लिखेंगे वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the body due to gravity, due to can never be zero. कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। मास और वेट में फ़र्क पता चला, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर कोई इंसान जिसका वेट यहाँ पे अर्थ पे 500 न्यूटन है, यहाँ एक काम करते हैं 500 केजी है किसी का मास, 50 kg। 50 केजी, तो बता मून में उसका मास कितना होगा? कितना कितना? 8 पॉइंट कुछ है। अरे मास ही पूछ रहा हूँ, मास चेंज नहीं होता भी लिखा है ना, मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। 500 नहीं है। चले जाओ, ठीक है। मास की डेफिनेशन ही यही है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड। वो तो अगर मून में भी जाऊंगा, अगर ये बॉल कहाँ गई, इस बॉल को मून में ले जाऊंगा, सुनना ध्यान से, तो इसके अंदर जो मैटर है वो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी कम हो जाएगा। लेकिन जो वेट फील होगा ना वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट इज, हम बोल सकते हैं वेट क्या है, वेट फोर्स है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। तो वेट हम कैसे मेजर करते हैं? mg के कारण, mg से, ठीक है। इतनी बात समझा कि मास और वेट में फ़र्क पता चल गया। अगर अर्थ में हम कोई हैवी चीज़ उठाएं, हाँ जी, खाने में मुश्किल होता है, बट मून में इजी होता है। तो वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वेट कम हो गया ना, 6 गुना ईजी होगा। कितने गुना ईजी? कल ही तो सीखा हमने, कितने गुना। अगर पत्थर लेके जा रहे हैं 100 केजी का, 100 केजी का पत्थर है जो अर्थ में 100 केजी है उसका, तो उसका वेट कितना होगा अर्थ में? 1000 न्यूटन। अब मून में कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 6, 6 गुना कम। बात समझ आएगी नहीं आई? ठीक है। अब सवाल ये है, जो मेन बेसिक सवाल ये है कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं, 2 किलो आलू खरीदते हैं, तो वो केजी क्या है? मास है। मास है, सोच के बोलना। यहाँ पे एक फ्लॉ है, अभी मैं उसकी क्लैरिटी मिलूंगा, आप लोगों को भी सीखना है ये चीज़, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को सिखाई थी क्या मैंने ये चीज़? कुछ बोलो फिर। सर हम उसको वेट बोलते हैं, बट वो मास होता है। बोलते ना, तुम्हारा वेट, तेरा वेट कितना है? 50 क्या? 1 मिनट रुक जा, 50 क्या? अरे केजी बोलता कि नहीं बोलता? 50 न्यूटन, इतनू सा
हाँ कितना? तेरा वेट 50 kg। kg वेट होता है क्या? गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है ना, बात समझ आई? kg किसकी यूनिट है? मास की यूनिट, ठीक है। अभी इसको डिकोड करते हैं। देखो सुनो, जो वेइंग मशीन होती है ना अपनी, सुनना ध्यान से, वेइंग मशीन वो जो रीडिंग मेज़र करती है, उससे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। अगर कोई सरफेस पे कोई मास पड़ा, उसका मास है m, तो बताइए इसका वेट जो होगा क्या होगा? mg होगा। अरे mg होगा कि नहीं होगा? वेट जो नीचे काम कर रहा होगा। और ये जो मास है, इस पे जो सरफेस है, एक नॉर्मल फोर्स भी लगाता है ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स भी लगाता कि नहीं लगाता? क्योंकि ये प्रेस कर रहा है इसको, नॉर्मल फोर्स सिखाई थी मैंने आपको, ठीक। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये किसके बराबर आ जाएगी? mg के बराबर। बात समझ आई? इतनी बात समझ आएगी? नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगी? mg के बराबर। आप नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ मेरे को, इस केस में क्या आएगा? अगर मान लो 50 kg है, चलो 5 kg का ब्लॉक है, जल्दी से बता मेरे को, वेट कितना है? 50 न्यूटन। और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए यार, 10 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 9.8 से करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन 10 से हम कर रहे हैं। बता n कितना है नॉर्मल? वेरी गुड। तो n इक्वल टू 50 न्यूटन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। जो वेइंग मशीन होती है ना, वो क्या मेजर करती है? n/10 या n/g। जो रीडिंग होती है ना, रीडिंग हमेशा याद रखना, n/g। अगर n, सुनना ध्यान से, अब इस केस यहाँ पे मेजर करते हैं, 5 kg है ना, 5 kg इसका मास है, इसको मैं वेइंग मशीन में रखूँगा, तो बता n कितना आया था इसका? अरे 50, और g कितना ले रहे हैं हम? बता कितना आ गया? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, वेइंग मशीन 10 से डिवाइड करके दे रही है, ठीक है कि नहीं? क्यों डिवाइड करके दे रही है? क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है छोटे नंबर बोलना। अगर 80 kg की कोई आंटी है या 80 kg का कोई इंसान है, उसको थोड़ा सी शर्म आएगी ना कि मैं 800 न्यूटन की हूँ, थोड़ी तो शर्म आएगी। बात समझ आएगी नहीं आई? अगर भैंस है 300 kg की, तब भी इज्जत बची हुई है। 3000 न्यूटन की भैंस, बात समझ आएगी नहीं आई? तो क्या किया, जो भी वेइंग मशीन रीड करता है ना, वो देख ध्यान से, वो क्या मेजर करता है? बेसिकली kg क्या है? मास ही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? kg फोर्स। इसको क्या बेसिकली क्या होता है? kg फोर्स। kgf भी बोलते हैं, आपने देखा होगा। kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 9.8 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? ठीक है, तो इसको हम kg फोर्स बोलते हैं। और ये किसके बराबर आ गया? एक तरह से वेट आ गया, एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको? वेट। मतलब उसका जो एग्जैक्ट वेट है, उसको मैंने 10 से डिवाइड करके वेट ही बोल रहा हूँ। बात समझ आएगी नहीं? अगर मैं बोलूँगा 2 kg आलू लेके आओ, 2 kg, सब्जी वाले को बोलते हैं 2 kg, तो इसका मतलब क्या? उसका एग्जैक्ट वेट कितना है? 20 न्यूटन। अरे 20 न्यूटन उसका एग्जैक्ट वेट है, लेकिन मैं जो मास है उसको वेट की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया स्प्रिंग बैलेंस से kgf फोर्स में, ठीक है? तो बेसिकली वो kgf नहीं बोलते, वो kg कर देते हैं। बात समझ आएगी नहीं? तो kgf जो है एक तरह का वेट, ये वेट नीचे को काम कर रहा है ना, ये वेट मेजर किया ना उसने, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? kg फोर्स, ठीक है? 10 से डिवाइड करके। ये है स्प्रिंग बैलेंस की, ये जो वेइंग मशीन है इसका फैक्ट, वेइंग मशीन। अब मुझे एक बात बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है। ये बात समझ आ गया? इसको अभी आपने नोट करना है, लेकिन कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बात बताओ, कोई इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पे वेइंग मशीन रख दी, वेइंग मशीन रख दी, और यहाँ पे रख दिया 5 किलो का फिर से ब्लॉक। बता रीडिंग बढ़ेगी घटेगी या उतनी ही रहेगी? वेट बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा? है घटेगा। मतलब आप अपना वेट मेजर कर रहे हो लेकिन टेढ़ा सरफेस है। हाँ जी, क्या होगा? सोचो। सेम है? हाँ, वंशिका सेम रहेगा। थोड़ी सी बुद्धि खोलो,
क्यों? थोड़ा वेट नीचे जाता है। अब वो नॉर्मल परपेंडिकुलर हाँ सुनो सुनो सुनो, क्या वेट, थोड़ा सा बताया भी था ना, हाँ वेट तो हमेशा ऐसे ही काम करेगा, ठीक, पर नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। अब ध्यान से देख, जो वेट था ना 5 kg, अभी सही ज़्यादा प्रेस कर रहा है कि अभी ज़्यादा प्रेस कर रहा है? अब कम प्रेस कर अब कम प्रेस कर रहा है, इसका मतलब है जो प्रेस की फोर्स है वही तो नॉर्मल फोर्स थी, इसका मतलब नॉर्मल घट गया। बात समझ आई? नॉर्मल घट गया। इस केस में आप वेट मेजर करोगे तो आपका घटा हुआ वेट आएगा, इसलिए में आपने फील किया तो वेट आपने देखा, वेट नॉर्मल के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं या घट रहा है? ठीक है, जी के ऊपर भी डिपेंड करता है वेट, और नॉर्मल के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल अगर सिंपल स्टेशनरी बॉडी है, हॉरिजेंटल सरफेस है, जितना वेट होगा ना उतना ही नॉर्मल आएगा। ठीक है, मास को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 5 kg का तो वेट वही शो करना चाहिए। बात समझ आई? 5 kg का वेट वही शो करना चाहिए, लेकिन बेटा वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है? नॉर्मल अपॉन जी, नॉर्मल चेंज हो जाता है। समझ आ गई? नोट कर लो इसको, ये पूरा कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, वेट और मास का अब तुम्हें फ़र्क समझ आ गया। अब तुम्हें कोई पूछेगा कि हम जो केजी में मेज़र करते हैं वो क्या है? बेसिकली केजीएफ, ठीक है, किलो फोर्स। इतना टाइम किसके बाद होता है? इतनी सारी सब्जियों का बोलना होता है, तो 5 किलो फोर्स आलू ले लो, 5 किलो फोर्स भिंडी ले लो, ये सारी चीज़ें थोड़ी बोलेगा वो क्या बोलेगा? 5 किलो 5 किलो 5 किलो। थोड़ा सा टाइम अपना, क्या चीज़ भाई साहब सीख लो, क्योंकि क्या पता अगर कुछ नहीं बने तो कर सकते हैं, और क्या। बेटा ये डायग्राम बना लो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए। आ गया समझ? सिंपल है ना, मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, हम ये मेज़र करते हैं। अब से जब भी मार्केट जाओगे तो क्या बोलोगे? 10 न्यूटन ही ना बोलोगे आप, 10 हम बोलेंगे आप तो, 1 किलो फोर्स। हाँ हाँ 1 किलो फोर्स आलू दे दो, क्या बोलोगे? 1 किलो फोर्स आलू दे दो, वो समझ तो जाएगा किलो ही मांग रहा है, ठीक है कि नहीं? मैं